हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम लोग अपने इस वीडियो में जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी टीपी CCDSSB का जो पेपर आपका जूनियर इंजीनियर का हुआ था 20 अक्टूबर 2019 को, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन बिल्कुल आपको पूरे एक एक क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के थ्रू आउट आप लोग बने रहिएगा। हम लोग पूरे वीडियो में जो है इसके डिटेल्ड एनालिसिस को देखने वाले हैं। ओके, बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने बाकी भी पेपर्स जो है उनका सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में जो है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। बाकी जो आने वाले आपके एग्जामिनेशन हैं तो उनके लिए हमने अपनी एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो इन्वायरमेंट की पेपर है, जिसमें सभी ऑल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर हैं, जिसमें जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के, असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के, साइंटिस्ट्स के, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन जैसा आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, वैसे उसकी ई बुक हम लोग अभी प्रोवाइड कर रखे हैं अपने ऐप पर। ठीक है, इसकी ई बुक जो है अपने ऐप सिविल की गोली पर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। अभी ई बुक फॉर्मेट में ही अवेलेबल है और यही एकमात्र बुक है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए अवेलेबल है। बाद में हम लोग जब पेपर बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर इसका जो है आपका जो हार्ड कॉपी वर्जन में इसको निकालेंगे। बाकी आप लोग तब तक के लिए इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पेपर के सॉल्यूशन को। चलिए पहले क्वेश्चन साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई आपको करना है। ठीक है, क्या लिखा है आपका, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव वाटर सप्लाईज। कह रहा है कि यदि आपका ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हो गया है, कह रहा है कि इसके रिजल्ट के कारण जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो गया तो आप ग्राउंड वाटर को आप यूज नहीं करेंगे अपने पर्पज में। कह रहा है कि उसके लिए जब हम अल्टरनेटिव कोई वाटर सप्लाई का सोर्स यूज करेंगे तो कह रहा है आपका जो कॉस्ट हो जाएगा वो हायर हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, आपको इनकरेक्ट बताना है। देखिए कभी भी स्टेटमेंट्स में ये ध्यान रखिए कि आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, इसमें आपको इनकरेक्ट पूछा गया है। दूसरा क्या कह रहा है आपका, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन रिजल्ट इन पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। कह रहा है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के कारण आपको जो है पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है, यदि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये भी आपको एक तरफ से सही दिख रहा है आपका। अगला क्या कह रहा है, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन रिजल्ट इन बेटर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। कह रहे ग्राउंड वाटर का यदि कंटेमिनेशन हो गया है आपको आपकी जो वाटर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है, अरे वो इम्प्रूव होकर दिखेगी। ये स्टेटमेंट तो आपको ऐसे ही रॉन्ग, ऐसे अभी मैं एक्सप्लेन भी इन सबको करूंगा। कह रहे कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर सप्लाई। कह रहे कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का जो है जो वाटर सप्लाई है उसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। पहले हम बताते हैं आपको ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के बारे में। तो जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूशन है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। अब ये कब अकर करता है, ये अकर तब करता है जब आपका पॉल्यूटेंट्स जो है वो आपके रिलीज हो जाते हैं, और ये ग्राउंड पर रिलीज जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीपेज करके जा करके आपके ग्राउंड वाटर से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब कंटेमिनेशन हो जाएगा यदि ग्राउंड वाटर का, तो उसके रिजल्ट में आपका जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी। ठीक है, आपका लॉस ऑफ वाटर सप्लाई देखने को, क्यों, क्योंकि आपका वाटर जो है वो आपका कंटेमिनेट हो गया है, तो आप इसको तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, इसका मतलब वाटर सप्लाई में लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, आपका जो सरफेस वाटर सिस्टम वो डिग्रेड हो जाएगा, आपको क्लीन अप के लिए हाई कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अब यदि वाटर सप्लाई के कोई अल्टरनेटिव सोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे रिवर वाटर है, रिवर वाटर को हम क्या कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। ठीक है, और आपको जब ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट माने नाइट्रेट्स वगैरह उसमें जाकर मिल गए, ये आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम, हेल्थ को इफेक्ट भी करेगा। ठीक है, अब वाटर कंटेमिनेशन आपका अकर करता है नेचुरली भी अकर करता है। किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ माइनर एंड अनवांटेड, कुछ ऐसे अनवांटेड और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि आपका इम्प्योरिटी के रूप में ग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं। और इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूट हो गया तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जो है ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम के कारण भी होता है,
लैंडफिल लीचेट के बारे में, इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा क्या होता है लीचेट। ठीक है, आपका एफ्लुएंट जो आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलते हैं उनके कारण भी हो सकता है। यदि आपका सीवर लीक करने लगे तो भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन जहाँ होते हैं वहाँ पर भी पेट्रोलिंग के कारण जो है पेट्रोल जब सीपेज करता है तो उसके कारण होता है। ठीक है, जो हाइड्रोलिक फ्रैकिंग होता है उसके कारण भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकती हैं। बाकी आप एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं उनके द्वारा भी आपका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, अब इसके कारण जो है आपको बहुत सारे जो है कुछ ऐसे भी जो नेचुरली अकरिंग कंटेमिनेंट्स हैं, जैसे आपके आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये नेचुरल नहीं है। अब जब आप पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर को जो है यूज करेंगे तो ये आपको हैजार्डस हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपकी जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा हो गए। अब इसके कारण वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं, आपके दांतों में रोग हो सकते हैं, बहुत सारे रोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर यदि हो जाएगा तो आपका हाई कास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अल्टरनेटिव सोर्स यूज कर रहे थे, अभी बताया कि सही है स्टेटमेंट। कह रहा है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के कारण जो है आपका पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका सही है। कह रहा है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन रिजल्ट इन बेटर ड्रिंकिंग वाटर, नहीं, पुअर ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे हो जाएगा, पुअर ड्रिंकिंग क्वालिटी हो जाएगी वाटर की। तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका मतलब हमारा सही स्टेटमेंट यही मिल गया। कह रहा है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर सप्लाई, तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का आपका वाटर सप्लाई लॉस देखने को, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द सब्सटेंसेस इन ए सॉल्यूशन दैट ऑफर रेसिस्टेंस टू चेंज इन पीएच एज एसिड और बेसिस आर एडेड टू और फॉर्म्ड विद इन ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड। कह रहा है आपका, कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस, किसी सॉल्यूशन में ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके पीएच चेंज में रेसिस्टेंस को ऑफर करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आपका? ऑफर रेसिस्टेंट टू चेंज इन पीएच, जैसे आपका जो एसिड या बेस हुआ या कोई ऐसा जो सॉल्यूशन उसमें मिला रहे हैं जिसके कारण जो ये क्या करे कि आपका उस पीएच का विरोध करे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, यदि बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, या वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि आपका जो इसको ऐड कर दिए तो ये क्या करेगा कि आपका एसिड हो या एल्कली क्वांटिटी हो, स्मॉल क्वांटिटी में इसको यदि ऐड कर दिए तो जो पीएच होगा उसमें चेंज को रेसिस्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यदि हम लेते हैं, एग्जांपल में क्या हो जाएगा? एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर नहीं लिखा, एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ, एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल आपका हो सकता है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, या आपका, अच्छा इसके साथ यदि हम एंड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड आपका सोडियम एसिटेट, एंड सोडियम एसिटेट, एसिटेट, ये एग्जांपल भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है आपका पहला? तो यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ पर जो रेसिस्ट करेगा बफर्स हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका इन ए लाइंड ओपन वेल एंट्री वाटर इज फ्रॉम। कह रहा है कि लाइंड ओपन वेल जो होती है उसमें वाटर की एंट्री जो होती है वो कहाँ से होती है? अच्छा, यदि हम बात करते हैं अपने ओपन वेल के बारे में, यदि हम बात करते हैं किसके? ओपन वेल के बारे में। तो अब ओपन वेल की यदि हम बात करते हैं तो ओपन वेल क्या होते हैं? ओपन वेल को हम एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से? इसको हम डग वेल्स के नाम भी जानते हैं। किस नाम से? डग वेल्स के भी नाम से जानते हैं, डग वेल्स। ठीक है, डग वेल्स के भी नाम से जानते होते हैं। ये टिपिकली जो है ये वेल्स की यदि हम बात करते हैं तो ये टिपिकली इसके बने होते हैं, ये बने होते हैं, ये कंसिस्ट किसके होते हैं? टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट किसके होते हैं? ये कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेसोनरी वेल्स, मेसोनरी द्वारा बने होते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है? आपको मेसोनरी होता है। ठीक है, क्या कहते हैं? यदि आपका जो हम इसको शंक वेल भी कहते हैं, इसको डग वेल भी कहते हैं, इसको शंक वेल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शंक होता है वो रिक्वायर्ड डेप्थ तक ग्राउंड में वो क्या होता है आपका जो शंक जो है ग्राउंड में रिक्वायर्ड डेप्थ तक लगाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? शंक जब हम शंक जो ये शंक जो गोल गोल ऐसे करके होते हैं इनको लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो वहाँ पर सॉइल है, ठीक है, उसको कोलैप्स होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और
आपका जो है पैरामीटर आपका मेसनरी का इसमें दे रखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यदि हम बात करते हैं इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी की, यदि हम बात करते हैं ओपन वेल की डिस्चार्ज कैपेसिटी की, यदि हम बात करते हैं तो इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी जो होती है वो आपकी 1 से 5 लीटर होती है। कितनी? 1 से 5 लीटर इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है, ठीक है। अच्छा, यदि हम डायामीटर की बात करते हैं, ओपन वेल की डायामीटर की यदि हम बात करते हैं तो इसका डायामीटर जो है आपका 2 to आपका 9 मीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थिकनेस भी आपका 0.45 से वेरी करता है 0.75 तक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेप्थ जो होता है आपका ओपन वेल का, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ इसका नहीं होता है, ठीक है, लिमिटेड डेप्थ तक होता है। अब इसमें क्या होता है, जो कटिंग एज आपका प्रोवाइड किया जाता है बॉटम पे सिंकिंग वेल के लिए, अब यहाँ से क्या होता है आपका जो वाटर होता है यहाँ से नेचुरली अब क्या होता है धीरे धीरे सीप करके आपके वेल में आता है। तो इसका मतलब यदि हम बात करते हैं तो ओपन वेल में आपको जो वाटर की एंट्री होती है वो कहाँ से होती है, तो उसके बॉटम से होती है। कहाँ ऑप्शन सही होगा? बॉटम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स। कह रहा है कि इनमें से ट्यूबवेल को ड्रिल करने कौन सा मेथड है। अब ट्यूबवेल को ड्रिल करने के बहुत सारे आपके मेथड है, जैसे परक्यूशन बोरिंग मेथड है, ठीक है, आपका केबल टूल मेथड है, हाइड्रोलिक रोटरी मेथड है। तो ये सारे मेथड किसके हैं? ये आपके जो है ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स के मेथड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं डार्सी। अच्छा, डार्सी मेथड की यदि मैं बात करता हूँ, डार्सी मेथड की यदि हम बात करते हैं, ये टेक्निक किसके लिए है, तो ये टेक्निक का है फ्लो ऑफ फ्लूइड। किसके लिए? फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पोरस मीडियम, ठीक है। तो किसी मीडियम से, किसी पोरस मीडियम से जो आपका जो है फ्लूइड का थ्रो आपका फ्लो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा डार्सी मेथड बताता है, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, केबल टूल मेथड की बात करते हैं, तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है, जो कि आपका हेवी बीट सस्पेंडेड ऑफ केबल टू रिपीटेड स्ट्राइक। हम क्या करते हैं यहाँ पर हेवी बीट का आपका जो है केबल होता है, हम क्या करते हैं उसमें आपका सस्पेंड करके रखा होता है हेवी बीट, रिपीटेडली हम क्या करते हैं स्ट्राइक करते हैं उसको, और उससे क्या होता है आपका ग्राउंड ब्रेक होता है, ठीक है। और बाद में आपका बायलर्स के द्वारा क्या करते हैं हम डेब्रिस को उसमें से निकाल लेते हैं। हाइड्रोलिक रोटरी मेथड की यदि हम बात करते हैं, इसमें जो रोटेटिंग ड्रिल होती है उसको हम क्या करते हैं वाटर प्रेशर के द्वारा जो है अपने ग्राउंड में उतारते हैं, और वो क्या करता है ग्राउंड को ब्रेक करता है, ठीक है। अब ये वाटर जो होता है ये फ्लश आउट करता है कटिंग्स को। यदि वाटर जेट बोरिंग मेथड की बात करते हैं, ये आपका हाई प्रेशर जेट होता है वाटर का, जो कि आपका इरोड कर देता है पास के सॉइल को, और उसको हम क्या कर सकते हैं निकालते हैं, जिससे आपका बोर होल क्रिएट होता है, ठीक है। कौन सा मेथड नहीं है, तो आपका डार्सी मेथड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फेडरल लॉ which established 3 drinking water source protection programs, the wellhead protection program, sole source aquifer program and source water assessment program। अच्छा, का जो फेडरल लॉ, कौन सा ऐसा फेडरल लॉ एस्टेब्लिश हुआ है जो आपका ड्रिंकिंग वाटर के 3 आपका प्रोटेक्शन प्रोग्राम दे रखा है। क्या क्या? आपका वेलहेड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, आपका सोल सोर्स एक्विफर प्रोग्राम और सोर्स वाटर असेसमेंट प्रोग्राम। यदि हम बात करते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट, जो कि आपका कब आया 1974 में, ठीक है, और ये कई बार आपका अमेंड भी हो चुका है, ठीक है। और स्पेशली ये आपका प्रोविजन देता है 3 सोर्स वाटर प्रोटेक्शन प्रोग्राम। पहला क्या है? वेल हेड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। यदि वेल हेड प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात करते हैं, इसका एम क्या है? तो इसका एम है आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। जो आपका पब्लिक वेल सिस्टम है उसके आसपास जो कंटेमिनेशन हो रहा है, उसके सोर्स जो पोटेंशियल सोर्स है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करने का काम कौन करता है? वेल हेड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। यदि हम सोल सोर्स एक्विफर प्रोग्राम की बात करते हैं, ये प्रोग्राम जो है आपका जो एक्विफर्स वगैरह होते हैं, जो क्रिटिकल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आता है, ठीक है। ये सोर्स वाटर असेसमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, ये प्रोग्राम आपका हेल्प करता है किसके लिए? स्टेट, आपका जो आपका लोकेलिटीज है वहां पर जो वाटर सप्लाई हो रहा है, तो वाटर सप्लाई आपका कंटामिनेट है कि नहीं, क्या वो ड्रिंकिंग के लिए आपका यूजफुल है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों का जो है कौन स्टडी करता है? तो उसको स्टडी में हेल्प करता है सोर्स वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा आपका? जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट कब आया? 1974 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटरेक्शन बिटवीन द
aspects of nature and specific living organism together form। कह रहा है आपका जो अबायोटिक एस्पेक्ट्स हैं आपके नेचर के और जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ मिलकर उनके इंटरेक्शन से क्या बनता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं जो हमारा इकोसिस्टम होता है, जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम है ये एक डायनामिकली इंटरेक्टिंग सिस्टम है किसका, ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, और कम्युनिटीज का, जो क्या करते हैं नॉन लिविंग, जो अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट में उनके साथ मिल करके ये आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि इकोसिस्टम आपका एक कम्युनिटी होता है लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स का, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे का एग्जिस्टेंस होता है और इन्फ्लुएंस करते हैं उस एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, फिश है, बर्ड्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वाटर है, सॉइल है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो प्राइमरली उसको हम दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है आपका बायोटिक एलिमेंट्स और दूसरा क्या है आपका अबायोटिक एलिमेंट्स, ठीक है। यदि हम बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोसिस्टम को दो भाग बांटा गया है, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं और डिकम्पोजर आते हैं। अब इसमें भी कंज्यूमर तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जिसको हर्बिवोरस होते हैं, उसके बाद आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, उसके बाद टर्टरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। अबायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो अबायोटिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे आपका एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, अल्टीट्यूड, टर्बिडिटी, ये सब क्या है ये आपके अबायोटिक एलिमेंट्स हैं। यदि हम बायोटिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक एलिमेंट्स जो हैं ये कंसिस्ट होते हैं किसके द्वारा, तो लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम में, ठीक है। अब इनको ऑटोट्रॉप्स में, हीटोट्रॉप्स में, सेप्रोट्रॉप्स में, जिसको हम डिकम्पोजर भी करते हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग हम जो है न्यूट्रिएंट्स नीड के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं, तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं जैसे आपके प्लांट्स, इनको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपका ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड बनाते हैं, ठीक है। और यही आपका प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो भी फूड चेन है उसमें प्राइमरी सोर्स होते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर्स की बात करते हैं, जो हीटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि आपका रिलाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी आपका तीन भाग में है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्टरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो जो आपके फूड के लिए जो है आपका जो, ठीक है, हर्बाइवर्स पर डिपेंड है, मतलब पौधों पर डिपेंड है, वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है, जिसको हम कार्निवरस कहते हैं, तो ये आपका कार्निवोर्स की यदि हम बात करते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर पर अपने एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। टर्टरी कंज्यूमर की यदि हम बात करते हैं ये जो है आपका डिपेंडेंट किस पर, सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट है। और यदि हम क्वाड्रेंटरी कंज्यूमर की बात करते हैं फूड चेन में, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये नेचुरल प्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपका जो आपका टेरिटरी में कंज्यूमर्स होते हैं ये आपके एनर्जी और टिपिकली फूड चेन में आपका लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। डिकम्पोजर की बात करते हैं, जो फंगी है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, डिकम्पोजर है। सारा मैंने इसको इकोसिस्टम के बारे में आपको बता दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दोनों आपका अबायोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो साथ मिलते हैं, साथ मिल करके किसका निर्माण करते हैं, तो ये आपके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, द इकोसिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें आपका चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ग्रीन बिल्डिंग्स आर एनर्जी एफिशिएंट, ओके। करेक्ट ग्रीन बिल्डिंग्स आपके एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। करेक्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स आर हायर देन दोज ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग। तो ट्रेडिशनल बिल्डिंग की तुलना में जो इनिशियल कॉस्ट होता है, कह रहा है आपका ग्रीन बिल्डिंग का, वो हायर होता है। और तीसरा क्या कह रहा है, ग्रीन बिल्डिंग्स है पुअर इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी। कह रहा है ग्रीन बिल्डिंग्स के जो इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी होती है वो पुअर होती है। चलिए यदि हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं तो ग्रीन बिल्डिंग्स की यदि हम बात करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग आपके ऐसे बिल्डिंग होते हैं जिनका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऐसे किया जाता है कि ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस या एलिमिनेट कर देते हैं जो भी निगेटिव इम्पैक्ट आपका होता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट या क्लाइमेट पे जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको ये आपका एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके क्वालिटी को जो है उनको क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं और आपका
जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब देयर आर नंबर ऑफ जो फीचर्स, देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी का एफिशिएंट यूज करें, वाटर का आप लोग ज़्यादा जो है एफिशिएंट यूज करें, बहुत ज़्यादा नुकसान ना करें, या आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली आप यूज करते हैं, ये भी आपको ग्रीन बिल्डिंग में आता है। आप अपने एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर लाइट वगैरह का यूज करते हैं, ये भी एनर्जी एफिशिएंट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग आपको देखने को मिलता है क्योंकि एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, वाटर यूज आपका सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का आपको हायर देखने को मिलता है ट्रेडिशनल बिल्डिंग से, बट ये सारी चीज़ों पर देखें तो उसके मुकाबले जो है ये बहुत ज़्यादा हायर नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट यहाँ से जो है निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ग्रीन बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी वेस्ट है उसको रिडक्शन करें, ठीक है, उसका रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें, ठीक है। और इसमें जो ग्रीन बिल्डिंग में आपको जो इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी देखने को मिलती है एयर की, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर यूज ऑफ मटेरियल जो है जैसे नॉन टॉक्सिक, ये सब का यूज ना करें, ठीक है। नॉन टॉक्सिक जितने भी टॉक्सिक वगैरह एलिमेंट्स है उसको यूज ना करके आप नॉन टॉक्सिक एलिमेंट्स को यूज करके, ये सारी आपको ऑपरेशन आते हैं इसमें ग्रीन बिल्डिंग में, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन में देखते हैं तो आपका ग्रीन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल कॉस्ट जो आपका ग्रीन बिल्डिंग का होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिल्डिंग वो हायर होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्रीन बिल्डिंग्स हैव पुअर इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी, जो कि आपको गलत दे रखा है, आपका गुड इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी होता है, तो ये आपका पुअर दे रखा है, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। मतलब दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ए और बी, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है द लिक्विड फ्रॉम ए लैंडफिल containing contaminants which ultimately pollute ground water is called। कह रहा है जो आपका लैंडफिल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, कह रहा है कि इनमें से जो लिक्विड निकल, जो लैंडफिल वगैरह से जो है जो लिक्विड निकलता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंटेमिनेट कर देते हैं, जो आपके ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अभी ऊपर कहाँ तक मैं आगे बताऊंगा। यदि मैं लीचेट की बात करता हूँ, लीचेट क्या होता है, जैसे ही आपका रेन वाटर होता है, अब रेन वाटर क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। अब ये क्या होगा, रेन वाटर तो आपको सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट जो है वहां से ही पास होगा। अब वहां से जब पास होता है तो इसमें डिजॉल्व होकर जो कंटामिनेटेड मटेरियल्स जो हैं वो सस्पेंडेड जितने भी वेस्ट हैं वो क्या करते हैं, क्या डिकम्पोज, जितने भी वेस्ट हैं वो डिकम्पोज होते हैं वाटर के थ्रू। अब ये क्या करते हैं, ये आपके जाकर के वाटर में मिल जाते हैं। अब लीचेट की बात करते हैं तो लीचेट आपका ऐसा प्रोसेस है जो लैंडफिल से निकला हुआ जो आपका वेस्ट है या उसमें जो लिक्विड निकलती है वो क्या करती है, ग्राउंड वाटर जो आपका रेन वाटर आया उसमें मिल करके जो ग्राउंड वाटर है उसमें चला जाता है और उसको जो है इम्पैक्ट करता है, जिससे इन्वायरमेंट आपका जो इम्पैक्ट होता है, पोल्यूशन होता है और ह्यूमन हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीचेट कहते हैं, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ यदि हम बात करते हैं लीचेट के, तो ये वेरी करता है, आपका नेचुरल ऑफ लैंडफिल कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है, ठीक है, उसमें बायोडिग्रेडेबल आपका इंक्लूड हुआ है या नॉन बायोडिग्रेडेबल या आपका टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक, इन सब चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये प्रोसेस पूरा यहाँ पर कह रहा है आपका कि लिक्विड जो आपका लैंडफिल से निकलता है वो कंटेमिनेट कर जाता है आपको ग्राउंड वाटर में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीचेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे पर्स्ट इक्विफर इज स्पेशल टाइप ऑफ, कह रहा है आपका जो पर्स्ट इक्विफर होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, कौन सा, कन्फाइंड एक्विफर होता है, आर्टिशियन एक्विफर होता है, ट्रांजिट एक्विफर होता है या अनकम्फाइंड एक्विफर होता है। यदि हम पर्स्ट एक्विफर की बात करते हैं, ठीक है, तो पर्स्ट एक्विफर क्या होता है, ये आपका स्पेशल केस होता है किसका, अनकम्फाइंड एक्विफर का, ये अनकम्फाइंड एक्विफर का स्पेशल केस होता है। अब यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये यदि हम एक्विफर की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, अपना वेल बना रहे हैं, जो अपना वेल ड्रॉ बना रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, कुछ रिलेटिवली इम्परवियस लेयर आ जाता है, या हम इम्परवियस लेयर ही कह सकते हैं, एक लिमिटेड एरिया में, वहाँ पर क्या करता है, एक लेंस का फॉर्मेशन कर देता है। अब क्या होगा, जो वाटर होगा उस पर रुक जाएगा, ठीक है, जो अनकन्फाइंड एक्विफर का जो लेंस बना है वहाँ पर वाटर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो वाटर वहाँ पर स्टोर हुआ उस वाटर लेवल के हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वाटर लेवल कहते हैं, ठीक है। और ये आपको जनरली जो है रीजनल वाटर टेबल या कोई रिलेटिवली स्मॉल बॉडी पर आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको क्या हुआ, यहाँ पर जो है वाटर टेबल है, यहाँ पर टाइटली कोई लेयर आ गया, अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर लेंस बन गया, वाटर का लेंस बन गया और यहाँ पे वाटर आ गया, ठीक है। अब ये स्प्रिंग के रूप में भी निकल सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं
पर्स्ट एक्वीफर, ठीक है, तो क्या कहते हैं पर्स्ट एक्वीफर। ऐसे यहाँ पर अनकंफाइंड एक्वीफर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कंफाइंड ये सारे डिटेल आपको दे रखे हैं, मैं इनके बारे में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पर्स्ट एक्वीफर क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप के एक अनकंफाइंड एक्वीफर होते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें आप लोग इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है जूलॉजी सर्फेस ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कह रहा है आपका जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था। यदि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 जनवरी 1916 में हुआ था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है आपका सर्वे को प्रमोट करना, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च आपका प्रमोट करना किसमें, फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक है। और इसका ये भी याद रखना इसके 16 रीजनल सेंटर होता है। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की यदि हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज के पास जो है इसका जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। कब इसका आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो 1916 में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई आपको करना है। करेक्ट, ट्यूबवेल शुड बी सेलेक्टेड एट ए साइट वेयर लार्ज अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर एग्जिस्ट। कह रहा है आपका ट्यूबवेल का सिलेक्शन, हम ट्यूबवेल के लिए हमको ऐसे साइट्स का सिलेक्शन करना चाहिए जहां पर आपका लार्ज अमाउंट में अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, द एरिया फॉर द ट्यूबवेल शुड हैव एन एसेस फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। कह रहा है आपका ऐसे एरिया पर हम ट्यूबवेल के लिए आपका एसेस करते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है अवेलेबल हो, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ट्यूबवेल शुड नॉट बी लोकेटेड वेयर देयर इज डिप्रेशन इन द वैली। कह रहा है कि आपका ट्यूबवेल वहां पर नहीं हम अपना जो है फॉर्म लगा सकते हैं जहां पर आपको डिप्रेशन वैली देखने को मिलता है। चलिए अभी हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कह रहा है द एरिया अराउंड द ट्यूबवेल शुड हैव इंटेंसिव कल्टीवेशन। कह रहा है जो एरिया अराउंड द ट्यूबवेल के वहां पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको उस एरिया के जो है सेंटर पर होना चाहिए। चलिए यदि हम सिलेक्शन साइट ऑफ ट्यूबवेल की बात करते हैं तो ट्यूबवेल आपका कहाँ पर लोकेट होना चाहिए, तो ये लोकेटेड होना चाहिए कोई फेयरली हाई ग्राउंड पे जहां से आपका वाटर सप्लाई जो है आपका सभी डायरेक्शन में कन्वीनियंटली हो सके, ठीक है, आराम से हो सके, ठीक है, कन्वीनियंट फॉर्म में हो सके, ठीक है। यदि आपका अनडुलेटेड ग्राउंड होगा, ठीक है, ट्यूबवेल कमांड एरिया में उसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। यदि आप अनडुलेटेड ग्राउंड होगा तो पता चलेगा एक साइड में ही आपका वाटर सप्लाई हो पा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन वैली यदि आपका है कहीं पे, ठीक है, डिप्रेशन वैली किसको इंडिकेट करता है, तो डिप्रेशन वैली जो होता है, ठीक है, तो डिप्रेशन इन वैली होता है ये इंडिकेट करता है एरिया जहां पर आपका ग्राउंड वाटर नेचुरली एक्यूमुलेट्स है। जहां पर ग्राउंड वाटर नेचुरली आपका एक्यूमुलेट है वहां पर तो हम ट्यूबवेल की इंस्टॉलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल सिग्निफिकेंट प्रोवाइड करता है ग्राउंड वाटर रिसोर्स के रूप में, ठीक है। यदि हम ट्यूबवेल की बात करते हैं तो हम ऐसे साइट को सेलेक्ट करते हैं जहां आपका लार्ज अंडरग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्यूबवेल को हम ऐसे जगह एसेस करते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल होगी, तो ट्यूबवेल को इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ही हम चलाएंगे, ठीक है, वो सस्ता पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्यूबवेल, अब एरिया ऑफ ट्यूबवेल ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां पर आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन हो, ठीक है, और ये आपका सेंटर पर अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट चीजें आपको बता दी आप, ठीक है, आप देख सकते हैं इन चीजों को। जब अपने स्टेटमेंट्स पे आते हैं तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कैसे आपके साइट को सिलेक्शन करना जहाँ रिजर्वायर एग्जिस्ट करता हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ये भी सही है, सॉरी। कह रहा है जहाँ पर डिप्रेशन वैली तो वहाँ पर तो आपका पोटेंशियल सप्लाई देखने को मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कहते एरिया अराउंड वेल जहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन है और आपका बीच में भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी नंबर ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे इन कांस्टेंट लेवल पंपिंग टेस्ट व्हेन द डिप्रेशन हेड इज केप्ट इक्वल टू हाफ ऑफ द क्रिटिकल हेड सच ए हेड इज नोन एज। करेक्ट इन आपका जो है कांस्टेंट लेवल पंपिंग टेस्ट में जब आपका डिप्रेशन हेड आपका इक्वल हो जाता है हाफ ऑफ क्रिटिकल हेड, तो इस प्रकार के हेड को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल हेड कहते हैं, आपका यील्ड हेड कहते हैं, कांस्टेंट हेड कहते हैं या वर्किंग हेड कहते हैं। यदि हम पंपिंग मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, पंप के द्वारा जो वाटर होता है, ठीक है, उसको एक फिक्स्ड रेट से हम क्या करते हैं
पंप आउट करते हैं, ठीक है। इनिशियली जो वाटर लेवल होगा आपका वेल का वो आपका रैपिडली फॉल देखने को मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो स्टेबल हो, जो लेवल है वाटर लेवल वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ वाटर जो होता है वो आपका यील्डिंग कैपेसिटी के साथ मेंटेन कर देता है, ठीक है। जितना आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपका मेंटेन वहां पर कर देता है। अब यदि हम बात करें डिप्रेशन हेड की, तो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वाटर लेवल और जो फॉलन वाटर लेवल है उन दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन हेड कहते हैं। यदि क्रिटिकल डिप्रेशन हेड की बात करते हैं तो आपका जैसे जैसे वाटर हम रिलीज करते हैं वेल से, आपका सीपेज होता है वहां पर, सीपेज हेड इंक्रीज होगा, और सीपेज हेड इंक्रीज होगा तो उसी रेट से वाटर क्या होगा, सीप आउट करके वेल में आ जाएगा। अब इस समय हमको प्रयास क्या होता है, जो मार्जिनल सीपेज हेड होता है उसको हम नहीं लेते प्रैक्टिस में। इसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर हेड आपका जितना हो सके हम लोअर रखते हैं अपना मार्जिनल हेड से। जब आपका वैल्यू ऑफ हेड जो होता है आपका वो हाफ ऑफ द मार्जिनल हेड हो जाता है, तो आपका इस प्रकार के हेड को हम वर्किंग डिप्रेशन हेड कहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग हेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपका व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द reactants or to the product of the concentration of two different reactions, then it is। कह रहा है जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन के, ठीक है, एक रिएक्टेंट का या उसके प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट का, ठीक है, टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं। यदि हम बात करते हैं क्या क्या दे रखा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर। यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो जब आपका रिएक्शन प्रोसीड करता है कांस्टेंट रेट से उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन जब आपका जिसका रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, केवल एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर यदि इसका रेट डिपेंड करता है तो ऐसे हम आपके रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसे रिएक्शन है जहाँ पर रेट जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं रेट क्या है, प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के या ए एंड बी के। अब यहाँ पर ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड के इज द रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच एमंग द फॉलोइंग इज द world's single largest contributor of greenhouse gases and is one of the most important causes of global warming। कह रहा है कि आपका इनमें से कौन जो है वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेज का, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि इसको कोल की यदि हम बात करते हैं, कोल क्या है, कोल आपका फॉसिल फ्यूल होता है जो कि आपका फॉर्म किसके द्वारा होता है, प्लांट मटेरियल के द्वारा। कोल है आपका फॉसिल फ्यूल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल की यदि हम बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, तो फॉसिल फ्यूल की यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसे फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं जो जिसमें हाइड्रोकार्बन कंटेन करते हैं। क्या होता है, दीज आर द फ्यूल विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कोल हो गया, ऑयल गैसेस वगैरह हो गई, ठीक है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कोल क्या है, कोल आपका एक फॉसिल फ्यूल है जो कि आपके प्लांट मटेरियल वगैरह क्या करते हैं, मिलियन ईयर्स में यदि आपका जो है हाई प्रेशर करंट दबे रह गए तो उनसे इसका निर्माण होता है। जब कोल को आप जलाते हैं तो वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। अब तो इसमें जो है ग्रीन हाउस आपका जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और CO2 ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करता है, बढ़ाता है, आपका क्लाइमेट चेंज को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ऑयल भी आपका फॉसिल फ्यूल में भी आता है, आपका बायोगैस वुड वगैरह भी आते हैं, बट कोल जो है आपका ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, कोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा द ब्राउनियन मूवमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय, कह रहा है जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। यदि हम बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की, रॉबर्ट ब्राउन जो कि आपके स्कॉटिक जो स्कॉटलैंड है उसको स्कॉटिश बोटानिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट यह ऑब्जर्व किया फिनोमिना को जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। कब,
1827। ब्राउनियन मोशन क्या है? तो ये आपका जो पोलन ग्रेन्स जो सस्पेंडेड वाटर में ये स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोप से, उन्होंने यह नोटिस किया जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो आपको कांस्टेंट होते हैं और इरेगुलर मोशन करते हैं। क्या करते हैं? इरेगुलर, ऐसा जिग जैग टाइप का ये मोशन करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं? इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। और ये किसके कारण करते हैं? तो ये करते हैं जो आपका रेंडम कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का पोलन ग्रेन से, ठीक है। जैसे आपने वाटर में कोई भी आपने एलिमेंट छोटा मोटा डाला तो वो क्या करते हैं? ब्राउनियन मोशन करता है। क्यों? क्योंकि आप वाटर मॉलिक्यूल का उसके साथ कोलिजन हो रहा है, ठीक है, रैंडम कोलिजन हो रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following cannot be considered as elimination method of optimization technique to solve methods for optimization techniques to solve environmental problem? करेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एलिमिनेशन मेथड? किसके लिए? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू सॉल्व एनवायरमेंट प्रॉब्लम। अच्छा, क्या दे रखा है आपका? गोल्डन सेक्शन मेथड दे रखा है, डिस्टोमस सर्च दे रखा है आपका, डायरेक्ट रूट मेथड दे रखा है, या फिबोनाची मेथड दे रखा है। यदि गोल्डन सेक्शन मेथड की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपका, इसको गोल्डन रेशियो मेथड भी कहते हैं, ये आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज किया जाता है आपका मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइड इंटरवल पे, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ये भी है। जो डिजोनोमस रिसर्च है ये भी है। डायरेक्ट रूट मेथड की यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्ट रूट मेथड जो है ये आपका मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मेथड में हम रूट इक्वेशन का यूज करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट रूट मेथड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन? करेक्ट, इनमें से कौन जो है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है? सेप्टिक टैंक एंड सॉकपिट्स, improper disposal of hazardous waste, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, वाटर सप्लाई लाइन्स। यदि हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो गया, उसमें ग्राउंड वाटर पंपिंग हो गया, सेप्टिक टैंक एंड सॉकपिट हो गए, इम्प्रॉपर डिस्पोजल यदि हैजार्डस वेस्ट का करते हैं तो भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन करेगा, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर ये भी आपका ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन करेगा। कौन इनमें से जो है सोर्स नहीं है? तो वाटर सप्लाई लाइन तो थोड़ी ना ग्राउंड वाटर पॉल्यूट करते हैं, तो ये आपको सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल इन बोरवेल्स ड्यूरिंग समर इज ड्यू टू, कह रहा है आपका समर सीजन में जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन देखने को मिलता है बोरवेल्स में वो किसके कारण देखने को मिलता है? कह रहा है हाई वाटर लेवल इन इक्विफर्स के कारण, बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नियरेस्ट वाटर बॉडी एंड हाई वाटर लेवल इन इक्विफर्स, insufficient knowledge of subsurface geological condition of the region during drilling, और आपका availability of water in the nearest water body। अच्छा, यदि हम बात करते हैं समर सीजन में, आपने देखा होगा समर सीजन में आपका ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बोरवेल्स जो होते हैं वो भी आपके डिप्लीट होते हैं। ये किसके कारण होता है? यदि आपको आपके एरिया के जो जियोलॉजिकल कंडीशन, जो आपके एरिया का जियोलॉजिकल कंडीशन है, यदि उसकी सफिशियंट आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो, और आपने क्या किया वहाँ पर वेल की ड्रिलिंग कर दी, तो यहाँ पर चाहे आपका इनइफेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ वेल कर दिए, ठीक है, इसके कारण आपको लोअर यील्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको जब भी आप ड्रिलिंग करते हैं किसी बोरवेल की तो आपको जियोलॉजिकल कंडीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ सब सरफेस जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रीजन ड्यूरिंग ड्रिलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, डॉट हैज पब्लिश्ड guidelines for different sectors which outline the significant issues to be addressed in the EIA studies। कह रहा है कि कौन जो है आपका डिफरेंट सेक्टर की गाइडलाइन पब्लिश करता है किसके लिए? आपका EIA स्टडीज को एड्रेस करने के लिए। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फेडरल रिजर्व बोर्ड, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। यदि हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, यही आपका गाइडलाइन पब्लिश करता है डिफरेंट सेक्टर के लिए, जो कि आउटलाइन करते हैं सिग्निफिकेंट इशू जो EIA स्टडी में एड्रेस किया जाता है, ठीक है। अब जब यदि हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट आपका एक गवर्नमेंट एजेंसी है, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये आपका मोस्ट लॉजिकल बॉडी होता है जो कि आपका EIA स्टडीज के लिए क्या करता है आपका, ठीक है,
गाइडलाइंस जो है वो जारी करता है और इन गाइडलाइंस को आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, यदि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका फाउंडेशन 1995 में हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका 2014 में रीनेम करके क्या कर दिया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The processes of interposing coarse materials such as gravel and coarse sand between the well pile and aquifer soil is called, कह रहा है आपका प्रोसेस, अच्छा इंटरपोजिंग प्रोसेस है किसका, कोर्स मटेरियल जैसे ग्रेवल, कोर्स सैंड आपका बिटवीन वेल एंड एक्विफर, तो इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेल सराउंडिंग, वेल सीयरिंग, वेल सर्जिंग या वेल थ्रेडिंग। यदि हम वेल सराउंडिंग की यदि हम बात करते हैं तो आपका जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्यूबवेल का, ठीक है, जब हम ट्यूबवेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, हम अपने जो आउटर पेरीमीटर होता है, स्ट्रेनर पाइप, ये स्ट्रेनर पाइप है, इसका जो आउटर पेरीमीटर, जो इसका आउटर पेरीमीटर है, ठीक है, उस आउटर पेरीमीटर पे हम ग्रेवल की पैकिंग प्रोवाइड करते हैं। हम अपने जो केसिन पाइप होता है उसको पुल करने से पहले हम क्या करते हैं, वहां पर जो एनुलर स्पेस आपको ये देखने को मिलता है, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेवल को फिल कर देते हैं। अब ये ग्रेवल को फिल किस लिए करते हैं, ग्रेवल को फिल इसलिए करते हैं कि ये क्या करेंगे, वो पाइप, आपको जो पाइप है उसको चोक नहीं होने देंगे, और ये ग्रेवल क्या करते हैं, आपके जो भी वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, चाहे छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, उनको जो है पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण जो है आपकी जो स्ट्रेनर होता है वो आपका जो है चोक नहीं करता है। और इसको ये पुटिंग, ये ग्रेवल यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं श्राउडिंग ऑफ वेल, साउंडिंग ऑफ वेल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बता दिया आपको। ठीक है, वेल सर्जिंग क्या होता है, तो आपका जब हम क्या करते हैं, जब प्लंजर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अपने पाइप या वेल में हम क्या करते हैं, प्लंजर को इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं, उसको बहुत तेजी का वेरी फास्ट हम नीचे की ओर ड्रॉप कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, ये वाटर में हलचल पैदा करता है, जिसके कारण जो भी पार्टिकल्स होते हैं सैंड के या सॉइल के, जो स्ट्रेनर में स्टक कर गए होते हैं, वो क्या करते हैं, जब इसको निकालते हैं तो वो पंप आउट हो जाते हैं और आपका स्ट्रेनर चौक है वो सही हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं वेल सर्जिंग। ठीक है, वेल का सर्जिंग करना मतलब सर्जरी करना, सीधे सीधे वर्ड से चीज़ों को। देखिए यहाँ वेल सराउंडिंग मतलब वेल को चारों ओर से घेरना, वेल सराउंडिंग, चीज़ों को वर्ड से समझिए। तो ये ऑप्शन क्या होगा, वेल सराउंडिंग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेशर सर्ज caused when the velocity of water in the pipe is checked suddenly by sudden closure of wall। अच्छा, यदि हम बात कर रहे हैं अपने वॉल को सडनली क्लोज कर देंगे तो अब क्या होगा, आपका वेलोसिटी ऑफ जो पाइप में वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा, तो उसको प्रेशर सर्ज कॉज होगा। इसको क्या कहते हैं, ठीक है। यदि हम वाटर हैमर की बात करते हैं तो जब आपका कोई फ्लोइंग पाइप है, वाटर मैंने ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पाइप में वाटर फ्लो, ये आपका वॉल है, ये आपका वॉल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वॉल को सडनली ओपन कर दिया, इस वॉल को क्या कर दिया हमने, सडनली ओपन कर दिया। अब सडनली ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। अब ये आपका जो वाटर जो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ये वाटर तेजी से जाएगा और स्ट्राइक करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर फॉर्म होगा। इस प्रेशर फॉर्मेशन के कारण जो आपको वाटर हैमिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपके जो है जो सर्ज टैंक है वगैरह, जो आपका पाइप है उसमें कोरोजन वगैरह भी आपका वहाँ पर स्टार्ट करेगा और वहाँ पर नॉकिंग की साउंड भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं वाटर हैमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर, विच ऑर्गेनिज्म इज सीन इन मेनी इनलैंड स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ वाटर एंड कैन ऑफ्टन बी सीन फॉर्मिंग ए स्कम और ब्लूम। कह रहा है आपका जो है कह रहे कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि मेनली आपका इनलैंड पे क्या कोई वाटर स्टैंडिंग वाटर मतलब यहाँ पर वाटर ठहरा, स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या है, कहीं भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर वाटर आपको क्या है ठहरा हुआ है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको देखना ऊपर हरा हरा जो है ना वो ब्लूम देखने को, हरा हरा जो है ऊपर एक परत देखने को मिलेगा, जिसको हम सरफेस स्कम या ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस स्कम, स्कम या ब्लूम। आपने देखा होगा जब बारिश के मौसम में कुछ छोटे छोटे गड्ढों में पानी जब भर जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ पर हरा हरा जो है ऊपर एक परत जम जाता है, जिसको हम स्कम या ब्लूम कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण फॉर्म होता है, तो आपका एक साइनोबैक्टीरिया करके एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है जो कि कॉमनली जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है उसमें पाया जाता है। कुछ सर्टेन कंडीशन में जब आपका वाटर का आपका टेम्परेचर से वार्म हो जाता है तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अबंडमेंट हो जाती है, ठीक है। अब इसके कारण जैसे आपका फास्फोरस वगैरह का अबंडेंट हो जाता है तो वहाँ पर जो स्टील वाटर है वो स्लो हो जाता है, उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो वहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया है वो रेपिडली फैलती है, बहुत ज़्यादा, उसके बाद वो डेंस करके अपने कॉलोनी बना लेती हैं सरफेस पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना जो स्कम या मैट टाइप का आपका वाटर सरफेस पर बना देता है जो कि आपका नेकेड आई से विजुअल आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका यदि हम बात करते हैं तो कौन बनाता है, ये आपको बनाता है आपका साइनोबैक्टीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फिजिकल वॉशिंग ऑपरेशन दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस केमिकल कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट इज, कह रहा है फिजिकल वॉशिंग ऑपरेशन जो कि आपका रिड्यूस करता है केमिकल कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। अच्छा, यदि हम प्रोसेस की बात करते हैं ना, अच्छा यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, जब हम स्लज कंडीशनिंग की बात करते हैं, किसकी, ये किस में आता है, स्लज कंडीशनिंग। जब आप पढ़ेंगे स्लज, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, साइट्स में मिल जाएंगे, स्लज कंडीशनिंग एंड डी वाटरिंग, ये टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, एंड डी वाटरिंग, यहाँ से क्वेश्चन है, बहुत कम ये पढ़ाया जाएगा टॉपिक और यहाँ से भी इस पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। चलिए अब इसमें यदि हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की, तो अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो आपका केमिकल कंडीशनिंग होता है, एक हीट कंडीशनिंग होता है, हीट ट्रीटमेंट होता है। अब केमिकल कंडीशनिंग में बहुत सारी चीज़ें केमिकल कंडीशनिंग में आ जाती हैं, ठीक है। उसमें यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं आपका इलस्ट्रेशन की, यदि हम बात करते हैं, ये ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उसको हम साइज, शेप, डेंसिटी, इसके अकॉर्डिंग आपका लिक्विड से हम क्या करते हैं, आपका सेडिमेंटेशन में बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये केमिकल कंडीशनिंग को रिड्यूस करता है वॉशिंग से, ये इलस्ट्रेशन आपका ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आपका स्लज का फिजिकल वॉशिंग होता है जो आपका लो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर को आपका जो है क्या करता है, लो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर जो कि आपका रिड्यूस करता है आपका केमिकल डिमांड को। सही ऑप्शन क्या होगा, इलस्ट्रेशन। हु आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर, कह रहा है कि जो है टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर का यहाँ पर जो कॉज करने वाला एजेंट कौन सा होता है। यदि हम टाइफाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो टाइफाइड को कौन कॉज करता है, तो टाइफाइड किसको जो है, तो ये होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का, टाइफी बैक्टीरिया। और पैराटाइफाइड की यदि हम बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है, ये भी आपका सैलोमोनेला पैराफाइटी बैक्टीरिया कारण होता है। ये टाइफी कारण होता है, ये आपका पैराटाइफी बैक्टीरिया कारण होता है, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। तो ये स्पीसीज किसके हैं, तो ये आपका सैल्मोनेला की स्पीसीज कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है पाइप कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कह रहा है जो आपका पाइप कोरोजन होता है किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव लाइनिंग एंड कोटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर या अनऑर्डिक प्रोटेक्शन। अच्छा, यदि हम बात करते हैं कोरोजन क्या होता है, किसी मटेरियल का कोरोजन क्या होता है, जब भी आपका कोई मटेरियल आपका वाटर कांटेक्ट में आता है या आपका एयर के कांटेक्ट में आता है या आपका किसी दूसरे अदर मेटल से कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर हल्की परत जम जाती है रेड कलर की, इसको हम कहते हैं कोरोजन। अब ये क्या करता है, मेटल को पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। आपने आयरन के जितनी भी चीज़ें देखते हैं उस पर यदि आप वर्षा मौसम में यदि हम छोड़ दे बाहर, उस पर आपको भूरे रंग की परत ऊपर दिख जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोजन, ठीक है। अब यहाँ पर कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए आपके सर्टेन तरीके हैं, जैसे आप क्वालिटी ऑफ वाटर, यदि हम क्वालिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर को क्या करते हैं, इंप्रूव कर दें, ठीक है। अब वाटर जो है मेजर सोर्स है आपका कोरोजन का, ठीक है। यदि आपका वाटर का पीएच 6.5 से लेकर 8.5 है तब तो आपका सही है, बट इससे ज़्यादा हो तो आपको कोरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर को आपका जितना हो सके पॉसिबली आप उसको लो रखें। लो टेम्परेचर यदि है तो वहाँ पर आपका जो है कोरोजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि हाई टेम्परेचर हुआ तो वहाँ पर कोरोजन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है।
कुछ ऐसे कोरोसिव बैक्टीरिया भी हैं जो कि आपका फ्लोइंग वाटर के थ्रू आ जाते हैं, वो भी आपके पाइप को डैमेज करते हैं। इसलिए जब आपको वाटर को पाइप में सेंड करना है, ठीक है, सप्लाई करना है, तो उससे पहले वाटर का केमिकल ट्रीटमेंट करके उस बैक्टीरिया का रिमूवल हो जाना चाहिए। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर कोटिंग या लाइनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पाइप का गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं मेटालिक सरफेस ऑफ पाइप पे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। हम जो मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं पाइप बनाने के लिए, उसका प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोई भी आप रिएक्टिव मटेरियल, नॉन रिएक्टिव, जो हाईली नॉन रिएक्टिव मटेरियल है, उनको ले पाइप के फॉर्मेशन के लिए। तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है आपका। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव लाइनिंग कोटिंग, बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल। अनआयोडिक प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सप्लाई पाइप। करेक्ट, वाटर सप्लाई पाइप के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। प्लास्टिक पाइप आर गुड इंसुलेटर्स। कह रहा है जो प्लास्टिक पाइप होते हैं गुड इंसुलेटर होते हैं। कह रहा है प्लास्टिक पाइप आर फ्री फ्रॉम कोरोजन। आपका प्लास्टिक पाइप जो होते हैं कोरोजन फ्री होते हैं। प्लास्टिक पाइप्स आर हाईली रेसिस्टेंट टू एसिडिक वाटर। जो एसिडिक वाटर होता है उसके लिए हाईली रेसिस्टेंट होते हैं प्लास्टिक पाइप। और क्या रखा आपका, प्लास्टिक पाइप्स आर मोर प्रोन टू डैमेज ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर इन क्लोज्ड पाइप। कह रहा है क्लोज पाइप जो होता है उसमें जो प्लास्टिक पाइप को यूज करते हैं, कह रहा है वो आपका फ्रीजिंग और थाइंग से डैमेज के लिए प्रोन होता है। चलिए हम देखते हैं प्लास्टिक पाइप के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को वाटर सप्लाई का। तो आपका प्लास्टिक पाइप जो होना चाहिए वो लाइट वेट होना चाहिए और इम्परमिएबल होना चाहिए। प्लास्टिक पाइप जो है आपका एसिडिक और एल्कलाइन वाटर से आपका इफेक्ट नहीं होता है। प्लास्टिक पाइप की बात करते हैं, कोरोड नहीं होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कोल्ड वाटर को कैरी कर सकता है, ये बेस्ट होता है कोल्ड वाटर कैरी करने के लिए, ठीक है। तो यदि प्लास्टिक पाइप की बात करते हैं, इस पर फ्रीजिंग एंड थॉइंग के कारण बहुत कम जो डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, बट मेटालिक पाइप पे तो ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर एक्सपेंशन वगैरह देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो है वह डैमेज देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये पाइप आपको चीपर मिलते हैं, मेटल पाइप्स की तुलना करें तो उसमें बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक पाइप को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसको इजीली आप मोड़ सकते हैं जैसे चाहें। तो ये आपका इसके जो है प्रॉपर्टीज हैं। यदि हम बात करते हैं प्लास्टिक पाइप इंसुलेटर, बिल्कुल सही, कोरोजन फ्री होता है, ये भी सही। हाईली रेसिस्टेंट एसिडिक वाटर, बिल्कुल। कह रहा है यहाँ पर हाईली प्रोन नहीं होता है आपका फ्रीजिंग थॉइंग से डैमेज का। तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है लैक ऑफ प्रॉपर मिक्सिंग इन द कन्वेंशनल डाइजेस्टर लीड्स टू। कह रहा है कन्वेंशनल डाइजेस्टर में यदि आपका प्रॉपर मिक्सिंग, लैक ऑफ प्रॉपर मिक्सिंग है तो उससे कारण क्या होगा। यदि आपका कन्वेंशनल डाइजेस्टर में, ठीक है, अच्छा कन्वेंशनल डाइजेस्टर की यदि हम बात करते हैं किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है अनएरोबिक डाइजेशन में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर थ्रू अनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है। अब प्रॉपर मिक्सिंग की यदि हम बात करते हैं, ये आपका एसेंशियल होता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। यदि आपकी प्रॉपर मिक्सिंग इनएडिक्वेट है तो वहाँ पर बहुत सारे इशू आपका क्रिएट हो जाता है, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन। आपको वहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रेटा बन जाती है पतली सी, ठीक है, जिसके कारण यदि आपका देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अनएरोबिक डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा जो है आपका बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जिससे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो सबसे मेन क्या आता है, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करें आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। करें इन एरोबिक अनएरोबिक प्रोसेस स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर इज ब्रॉट अबाउट ओनली बाय फ्लोकुलेटिव बैक्टीरिया। कह रहा है जो एरोबिक और अनएरोबिक प्रोसेस है स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर, कह रहा है उसमें केवल फ्लोकुलेटिव बैक्टीरिया जो आती है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कांस्टेंट एरेशन इज अचीव्ड इन ट्रिकलिंग फिल्टर। कह रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर में आपको कांस्टेंट एरेशन देखने को मिलता है। कह रहा है जो आपका मिक्स्ड लीकर एमएलएसएस की फुल फॉर्म आपको होता है, तो क्या होता है आपका मिक्स्ड लीकर सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड। कह रहा है आपका एमएलएसएस कंटेंट इज जनरली टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एरेशन टैंक। कह रहा है कि एरेशन टैंक में जो है मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंडेक्स के लिए हम एमएलएसएस कंटेंट का यूज करते हैं। थिकनिंग इज ए प्रोसीड्यूर टू यूज इंक्रीज द सॉलिड कंटेंट ऑफ स्लज बाय रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ लिक्विड फ्रैक्शन। कह रहा है थिकनिंग ऐसा प्रोसीड्यूर होता है
जिसको यूज करते हैं किसके लिए, सॉलिड कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें हम स्लज में से क्या करते हैं, जो लिक्विड फ्रैक्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टेटमेंट्स के लिए देखते हैं। जब इनएरोबिक प्रोसेस की, इनएरोबिक या एरोबिक प्रोसेस, अनाएरोबिक प्रोसेस की बात करते हैं, एरोबिक या अनाएरोबिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन होता है, वो आपका कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट बैक्टीरिया, जिसमें फैकुलेटिव बैक्टीरिया भी आती है, ऑब्लिगेट एरोब्स भी आते हैं और ऑब्लिगेट एनाएरोब्स भी आते हैं। केवल फैकुलेटिव बैक्टीरिया काम नहीं होती है। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट मिल गया, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। आपको ट्रिकलिंग फिल्टर से जो है आपका कांस्टेंट एरेशन देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड की यदि हम बात करते हैं, इन्हीं के द्वारा मार्को जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एरेशन टैंक में, उसके इंडेक्स को बताते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं थिकनिंग की, तो ये एक ऐसा प्रोसीड्यूर होता है जिसमें हम सॉलिड कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। तो ये इंक्रीज किसके द्वारा करते हैं, जो लिक्विड फ्रैक्शन होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं अपने स्लग से। यही स्टेटमेंट मिल गया आपको सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द आइसोथर्म which assumes that a single adsorbate binds to a single site on the absorbent and that all surfaces sites on the absorbent have the same affinity for the adsorbate is। कह रहा है आइसोथर्म जो कि एज्यूम करता है क्या, सिंगल एडजॉर्बेंट होता है, वो बाइंड करता है सिंगल साइट पर ऑब्जर्वेंट को, और उस जो सभी साइट्स होते हैं, जो सभी सरफेस साइट होते हैं वहां पर जो ऑब्जर्वेंट होता है, ठीक है, उसको सेम एफिनिटी के साथ एब्जॉर्बेंट को बाइंड करता है, ये कह रहा है। यदि हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, लैंगम्यूर अब्जॉर्प्शन थ्योरम की यदि हम बात करते हैं, आइसोथर्म की बात करते हैं, तो ये रिड्यूस करता है किसको, ये एजम्पशन को, जिसमें एब्जॉर्प्शन साइट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसको इक्विवेलेंट रूप में सभी सरफेस पे क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसमें आता है, ये आता है आपका लैंगम्यूर आइसोथर्म में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता फेकल टेस्ट रिक्वायर्स प्रिसाइज इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ। कह रहा है जो फेकल टेस्ट होता है उसमें हम कितने डिग्री टेम्परेचर तक जो है आपका इंक्यूबेशन को प्रिसाइज रखते हैं। यदि हम फेकल कोलिफॉर्म टेस्टिंग की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपका स्पेसिफिक इंक्यूबेशन टेम्परेचर वहां पर नेसेसरी होता है। किसके लिए, तो आपका एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। ठीक है, ये मेथड कॉमन मेथड होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड है 2 स्टेप आपका इंक्यूबेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं वहां पर 2 स्टेप होते हैं, एक आपका होता है रिसोसिएशन स्टेप होता है, एक आपका कन्फर्मेशन स्टेप होता है। यदि हम रिसोसिएशन स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ आपका स्लाइटली लोअर टेम्परेचर आपको इंक्यूबेशन के लिए देखने को मिलता है, जो कि आपका 35 डिग्री ±5 डिग्री होता है। ठीक है, जो कि अलाउ करता है आपका जो भी इंजर्ड फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, और जिससे वो मेटाबायोलॉजिकली आपका क्या हो सके, एक्टिव हो सके। यदि कन्फर्मेशन स्टेप की बात करते हैं तो कन्फर्मेशन स्टेप में आपका टेम्परेचर थोड़ा हायर होता है। ठीक है, जो कि आपका 44.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर ±0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा भी स्लाइटली यदि ज्यादा हुआ तो वहां पर आपको इम्पैक्ट आपको टेस्ट रिजल्ट पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रिसाइज इंक्यूबेशन टेम्परेचर हम फेकल टेस्ट में, वो आपका 44.5 डिग्री ±0.2 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The maximum velocity of flow at which scouring action takes place is known as। कह रहा है ऐसा मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर स्कोरिंग एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, 2 चीज मैं बताता हूँ, एक तो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी होती है और एक आपकी क्या होती है, स्कोर वेलोसिटी होती है। एक आपकी स्कोर वेलोसिटी होती है, और एक क्या होती है आपकी नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी होती है, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी होती है। यदि हम स्कोरिंग वेलोसिटी की या स्कोर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल आपके सस्पेंशन में अपने वाटर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, सस्पेंशन के रूप में मूव करते हैं पार्टिकल। ये आपका क्या होता है, ये आपका मिनिमम वेलोसिटी होता है, ये आपका मिनिमम वेलोसिटी होता है, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सस्पेंडेड रूप में क्या करते हैं, आपके वाटर पे मूव करते हैं। ठीक है, और यदि आपका स्कोर वेलोसिटी यदि वेलोसिटी आपका स्कोर वेलोसिटी से लेस हो जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो आपको सेटल डाउन कर जाएंगे और सीटिंग कॉज करेंगे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जिस पर आपका स्कोरिंग एक्शन आपका वहां पर
होता है, ठीक है। अब स्कोरिंग एक्शन भी डिपेंड करता है ये आपके कि आप कैसे सस्पेंडेड सॉलिड सीवर में आपका जो है कैसा यूज कर रखे हैं। यदि आपका मटेरियल जो है सीवर पाइप का कास्ट आयरन सीवर पाइप है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है वो आपका 3.5 से 4.5 होगी। अर्दन चैनल है तो 0.6 से 1.2 होगा, ठीक है। ऐसे यदि आपका ब्रिक सीवर पाइप है तो 1.5 से 2.5 होगा। स्टोन वाटर सीवर पाइप है तो वहाँ पर 3.0 से 4.5 होगा। और यदि कंक्रीट सीवर पाइप है 2.4 से 3.0 होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे डाटा को। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जहाँ पर स्कोर एक्शन आपका होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा था डाइजेशन ऑफ सेटल्ड स्लज इन सेप्टिक टैंक इज कैरिड आउट बाय, कह रहा है जो आपका सेटल स्लज टैंक है सेप्टिक टैंक का, वहाँ का डाइजेशन होता है जो सेटल स्लज का सेप्टिक टैंक वो किसके द्वारा कैरी आउट होता है, बोथ एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड अनएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा, या एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा, या अनएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा, या आपका क्लस्ट्रोफोबिक प्रोसेस के द्वारा। यदि हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं वहाँ पर अटैच्ड ग्रोथ होता है और डिकम्पोजिशन किसके द्वारा एरोबिक होता है। यदि हम रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट आपका अटैच्ड ग्रोथ होता है और आपका डिकम्पोजिशन एरोबिक होता है। एक्टिवेटेड स्लज की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट होता है सस्पेंडेड ग्रोथ होता है और आपका डिकम्पोजिशन एरोबिक होता है। इसे यदि हम ऑक्सीडेशन पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पर सस्पेंडेड ग्रोथ देखने को मिलता है और आपका डिकम्पोजिशन एरोबिक होता है। सेप्टिक टैंक में सस्पेंडेड ग्रोथ देखने को मिलता है और अनएरोबिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। और इनहॉफ टैंक की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर सस्पेंडेड ग्रोथ देखने को मिलता है और अनएरोबिक आपका डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। यदि हम सेप्टिक टैंक की बात करते हैं ये ऑर्डिनरी सेटलिंग टैंक के रूप में डिजाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अनएरोबिक अटैच्ड ग्रोथ देखने को मिलता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम में, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो ये आपका यदि नंबर ऑफ यूजर्स आपका लेस देन 300 है तो उसके लिए यूज में लाया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका अनएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी आप ई बुक परचेज करेंगे तो ऐसे ही जितनी भी स्टेट्स के पेपर हैं आपको ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, आपको वीडियो भी इसके मिलते जाएंगे और बहुत ही मिनिमम प्राइस में है तो आप लोग ऐप पर जाके परचेज इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर इन द बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाई, कह रहा है आपका जो बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, उसमें कह रहा है जो अमोनिया ऑक्सीडाइज होता है किसके नाइट्रेट के द्वारा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में इसमें टू डिस्टिंक्ट ग्रुप मेडिएशन का उपयोग होता है जो आपका बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइड्स में, ठीक है, और बैक्टीरिया जो आपको कन्वर्ट करता है किसको नाइट्राइड्स को नाइट्रेट्स में, ठीक है। अब नाइट्रोसोमस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका केमियोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है जो कि एनर्जी को ऑब्टेन करता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया के लिए। और ये आपका लार्ज ये आपका ये ऑब्लिगेट ऑब्जर्व एरोब्स होते हैं जो कि आपका सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोमोनस ही ऐसे होते हैं जो कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट के लिए। यहाँ पर तो ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन जो आयोग ने दिया था ऑप्शन डी जो कि आपका करेक्ट नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आयोग का पेपर देखेंगे आंसर की तो नाइट्रोबैक्टर देखा जो कि आपका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह द फ्लेक्सिबल ज्वाइंट इन सीवर आर मेड फ्लेक्सिबल बाई यूजिंग, कह रहा है आप जो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होता है सीवर में, ठीक है, वो किसके द्वारा बना होता है, बिटुमिन के द्वारा, सीमेंट मोर्टार के द्वारा, पॉलीकार्बोनेट के द्वारा या रबर रिंग के द्वारा। यदि हम सीवर की बात करते हैं, सीवर क्या होता है, सीवर आपका अंडरग्राउंड कंडक्ट होता है और ड्रेन जिसके द्वारा आपका सीवेज क्या होता है कन्वे किया जाता है डिस्चार्ज ऑफ पॉइंट से लेकर डिस्पोजल तक, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ पॉइंट से लेकर डिस्पोजल तक उसका कन्वेंस किया जाता है सीवर पाइप्स के द्वारा, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यहाँ पर सीवर ज्वाइंट्स, जिसमें आपका बेल एंड स्पाइगट ज्वाइंट होता है, कॉलर ज्वाइंट होता है, सिंप्लेक्स ज्वाइंट होता है, फ्लेक्सिबल और बिटुमिनस ज्वाइंट होता है, मैकेनिकल ज्वाइंट होता है, ओपन ज्वाइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट ज्वाइंट्स के बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज दे रखी है फिगर के साथ। यहाँ पर देखिए ये आपका बेल एंड स्पाइगट ज्वाइंट होता है जिसको हम रिजिड एंड सेमी फ्लेक्सिबल ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट का बना हुआ पाइप होता है, ठीक है, और ये 45 डिग्री पर आपका फिनिश किया होता है। तो ये भी चीजें आप लोग वीडियो में पढ़ सकते हैं। कॉलर ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये रिजिड एंड सेमी फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होता है, ठीक है, जो कि आपका कॉन्जिक्यूटिव लेंथ में बना होता है, जो कि आपका एक दूसरे के पास होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये लार्ज डायमीटर के होते हैं। ऐसे यदि हम बात करते हैं सिंप्लेक्स ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये आपका टाई कपलिंग के रूप में कॉलर ज्वाइंट के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं, फिर ये आपसे
एस्बेस्टस सीमेंटस। यदि हम फ्लेक्सिबल और बिटुमिनस जॉइंट की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल जॉइंट जो होते हैं इसको हम बिटुमिनस जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बने, ये आपका सीमेंट मोर्टार के द्वारा बने होते हैं और रिलेटिवली ये आपके रिजिड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, यदि हम आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं वो बिटुमिन के बने होते हैं, क्योंकि सीमेंट मोर्टार के जब बने होंगे तो वो आपको ज़्यादा क्रैक देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हम बिटुमिन से बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका विच बैक्टीरिया इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ फेकल पॉल्यूशन। कह रहा है कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपका फेकल पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो यदि हम बात करते हैं ई कोली की, जिसे एनरिके कोली कहते हैं, ये आपका जो वाटर पॉल्यूटेंट्स में फेकल होते हैं उसके इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। यदि फेकल कॉन्टामिनेशन की बात करते हैं तो ये आपका कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होता है जो कि आपका ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं ये उसको इनहेबिटेट करता है, ठीक है। जो कि आपका गैस वगैरह जो है ये आपका मैमल्स में आपका ये इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एंडिसिया कोली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, द कंबशन ऑफ स्लज इन ए रिएक्टर अंडर हाई टेम्परेचर अलोंग विथ ऑक्सिलरी फ्यूल्स इफ नीडेड इज कॉल्ड। स्लज का कंबशन जो आपका रिएक्टर में हाई टेम्परेचर में होता है अलोंग द ऑक्सिलरी फ्यूल, उसको हम क्या कहते हैं। यदि हम इंसिनरेशन प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर पर आपका कंबशन होता है वेस्ट मटेरियल का, ठीक है, जिसमें आपका स्लज का भी होता है। और हम क्या करते हैं, ये आपका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। इसको हम पैक्ड होता है तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। और इंसिनरेशन फैसिलिटी आपको ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे आपका कंप्लीट कंबशन हो सके, हार्मफुल एमिशन को मिनिमाइज किया सकते और उसको जो है कन्वर्ट किया सकते, जो हायर वॉल्यूम के वेस्ट है उसको स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ एस में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, इसमें यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सिलरी फ्यूल का भी यूज करते हैं, जैसे आपका नेचुरल गैस, ऑयल, जो कि आपका हीटिंग में एक सप्लीमेंट का काम करता है जिससे स्लज की हीटिंग हो सके, ठीक है। इसके पास खुद का कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको यूज करना पड़ता है। सही ऑप्शन क्या होगा, इंसिनरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम, किचन, वॉशिंग प्लेसेस एंड वेस्ट बेसिन इज कॉल्ड। कह रहा है जो आपका वेस्ट वाटर बाथरूम से, किचन से, वॉशिंग प्लेसेस से निकलता है, वॉश बेसिन से निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज, सीवेज, स्लज या सीवेज। यदि हम बात करते हैं सुलेज की, सुलेज क्या होते हैं, ये आपके वाटर होते हैं जो कि आपके बाथरूम से, किचन से, वेस्ट बेसिन से या आपका वॉशिंग जो प्लेसेस होती हैं, ठीक है, उससे निकलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सुलेज कहते हैं। सीवेज क्या होते हैं, ये आपका फ्लूइड मिक्स्ड वाटर होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड वेस्ट होते हैं जो कि आपका हाउस से, फैक्ट्री से, ठीक है, और ड्राई वेदर फ्लो में आपके होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सीवेज। स्लज क्या होता है, तो स्लज आपका वेस्ट जो कि आपका सेटल डाउन होता है लार्ज टैंक में, उसको हम कहते हैं स्लज, ठीक है। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इसका 25 लीटर पर पर्सन पर लीटर होता है। गार्बेज क्या होता है, तो ये आपका ड्राई वेस्ट होता है जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वेस्ट पेपर, रोटेन फ्रूट्स, रैग्स, लीव्स, ग्रास, वेजिटेबल पील्स, ये सब किसमें आते हैं, गार्बेज में आते हैं, ठीक है। ये आपका सीवेज में मिक्स नहीं होता है। सीवरेज क्या होता है, सीवरेज या सीवर्स के लिए हम बात करते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके वेस्ट को फ्लो करके आपके डिस्पोजल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सारे बाथरूम, किचन या वेस्ट वॉशिंग से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सुलेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे विच इज द वॉल, विच इज द वॉल विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। कह रहा है कौन सा ऐसा वॉल्व है जो वाटर केवल वन डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करता है, स्काउर वॉल, रिफ्लक्स वॉल, एयर रिलीफ वॉल या स्लूस वॉल। चलिए एक एक वॉल को देखते हैं विद डायग्राम। यदि हम स्लूस वॉल की बात करते हैं तो ये वॉल क्या करते हैं, ये आप वाटर फ्लो को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। किसी पाइप सिस्टम में, जो कि आपका पाइप सिस्टम क्या है, डिवाइडेड है आपका नंबर ऑफ सेक्शन में, तो वहाँ जो वाटर का रेगुलेशन होगा उसको कौन मेंटेन करता है, तो वो करता है स्लूस वॉल। यहाँ पर देख सकते हैं आपका है स्लूस वॉल। यदि हम ड्रेन वॉल की बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जो है, यदि हम ड्रेन वॉल की बात करते हैं तो ये लोअर एंड पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड वाटर होता है पाइप में उसको ड्रेन ऑफ करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ, ये आपके लोअर पॉइंट ऑफ पाइप पर लगाए जाते हैं, ये होगा ड्रेन वॉल। ऐसे ही चेक वॉल या रिफ्लक्स वॉल की बात करते हैं तो इसको हम नॉन रिटर्न वॉल या रिफ्लक्स वॉल भी कहते हैं। ये आपके वाटर के फ्लो को केवल एक डायरेक्शन में ही अलाउ करते हैं, ठीक है। इसको कहाँ इंस्टॉल करते हैं, इसको डिलीवरी साइड और पंपिंग साइड पर आपका बैक, जो आपका बैक फ्लो है
स्टोर वाटर या पंप वाटर का, उसको रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका चेक वाल्व होता है, ये आपका डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह स्काउर वाल्व या हम ब्लो ऑफ वाल्व की यदि हम बात करते हैं, इसको वॉश आउट वाल्व भी कहते हैं। इसको जो पाइप में आपका क्लोजिंग पाइप में जो है वाटर सप्लाई हो रहा है, तो उसको इंटायर वाटर को जो हमको निकालना है, रिमूव करना है, ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे एयर वाल्व होता है, तो एयर वाल्व यदि आपका एयर फंस गया है तो उसको निकालने के लिए एयर वाल्व का यूज करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दे रखी हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं इन सबको। चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे कौन सा वाल्व जो है केवल वन डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करता है, तो वो हमारा करता है रिफ्लक्स वाल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर फ्रॉम ए सर्कुलर सीवर रनिंग हाफ फुल। कह रहा है आपका कोई सर्कुलर सीवर है और आपका रनिंग हाफ फुल कर रहा है, तो उसके लिए हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होगा। यदि हाइड्रोलिक मीन रेडियस की यदि हम बात करते हैं, ये रेशियो होता है किसका, वेटेड एरिया टू द वेटेड पैरामीटर, y इक्वल टू a/p। यदि हम सर्कुलर सेक्शन के लिए बात करते हैं, तो आपका एरिया ऑफ फ्लो थ्रू सेम सर्कुलर सेक्शन पाई r स्क्वायर बाई 2, r क्या है वहाँ पर आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन है, तो वेटेड पैरामीटर सेम सर्कुलर सेक्शन क्या आ जाएगा, 2 पाई r बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y बाई m की बात करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे d/4 आएगा। इसका मतलब हाफ फ्लोइंग वाटर के लिए d/4 आता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, r इक्वल टू d/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द बायोलॉजिकल प्रोसेस डेवलप्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फास्फोरस फ्रॉम ट्रीटेड वेस्ट वाटर एफ्लुएंट इज। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो डेवलप किया जाता है किसके लिए, फास्फोरस के रिमूवल के लिए, ट्रीटेड वेस्ट वाटर एफ्लुएंट के लिए, तो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। यहाँ पर हम दो प्रोसेस, एक आपका बार्डेनफो प्रोसेस होता है। जब भी बार्डेनफो प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो इस प्रोसेस को मॉडिफाइड लटजेक इंटीगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपका बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वहाँ पर हम बायोलॉजिकल जो फास्फोरस रिमूवल है उसको इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं फास्फोरस को आपका वेस्ट वाटर इफ्लुएंट से रिमूव करने के लिए। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम फोसोस्ट्रिप प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं, ये प्रोसेस किसके लिए होता है, तो वेस्ट वाटर जो प्लांट होते हैं वहाँ पर फास्फोरस रिमूवल के लिए यूज होता है। ये रहा। ठीक है, दोनों प्लांट का आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो आपका फास्फोरस रिमूवल के लिए, वेस्ट वाटर इफ्लुएंट के लिए हम दोनों को यूज करते हैं, चाहे आपका बार्डेनफो प्रोसेस हो या आपका फोटोस्ट्रिप प्रोसेस हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेजार्डस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट। कह रहा है इनमें से कौन जो है वेस्ट का जो है हेजार्डस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, यदि हम हेजार्डस वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो हेजार्डस वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि आपके पब्लिक हेल्थ या एनवायरनमेंट को भी आपको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अच्छा, यदि हम कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये आपका टिपिकल कंसिडर हेजार्डस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, इंसिनरेशन में काम करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। यदि इग्निबिलिटी की बात करते हैं, तो किसी चीज़ को जलाना वो इग्निबिलिटी होता है। कोरोजिविटी आपको पता है कि रस्ट के कारण डिकम्पोज हो जाना है, कोरोजिविटी होता है। रिएक्टिविटी एक्सप्लोजिव होना। ठीक है, यदि टॉक्सिसिटी की यदि हम बात करते हैं, पॉइजनस समथिंग जो पॉइजनस होता है उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। कि यहाँ पर कौन सा जो है आपका हेजार्डस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। चलता है अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। करेक्ट, इनमें से कौन जो है कंसंट्रेशन पोलराइजेशन का एक इफेक्ट नहीं है। इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट इंटर्स इन द पोर्स एंड द पोर्स आर ब्लॉक पार्शियली और कंप्लीटली। करेक्ट, सॉल्यूट जो है वो पोर्स के द्वारा एंटर कर जाए, आपको जो है पोर्स को ब्लॉक कर दे पार्शियली या कंप्लीटली। ओके, करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ जेल ओवर मेम्ब्रेन सरफेस, मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर जेल का फॉर्मेशन हो जाए, या डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यदि हम बात करते हैं कंसंट्रेशन पोलराइजेशन की, तो ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिस ये आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस का एक फिनोमेना होता है जो कि वहाँ आकर करता है। ठीक है, ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका कोई सॉल्यूट वो आपका फीड साइड पर क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, जो मेम्ब्रेन का फीड साइड है उसको क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए कोई सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके कारण आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज करता है नियर द मेम्ब्रेन, आपका जो सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी क्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यदि आपका सॉल्यूट एंटर करता है पोर के द्वारा, तो आपको पोर ब्लॉक हो जाएंगे पार्शली कंप्लीटली, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन पोलराइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूट की बात करते हैं, तो ये आपका एक
जेल लाइक जो है लेयर आपका मेम्ब्रेन पे बना देते हैं, जिससे आपको हिंडर फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका पोटेंशियली डैमेज हो सकता है। यदि आप कंसंट्रेशन और पोलराइजेशन की बात करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है, फीड साइड पे। यहाँ का देखा डिक्रीज, ये गलत हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गाइडलाइंस ऑफ 1991 सजेस्टेड। कह रहा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गाइडलाइन 1991 क्या सजेस्ट करता है, यदि हम बात करते हैं ऑप्शन के अंदर क्या है, डबल लीनियर सिस्टम विथ सिंथेटिक और क्ले लाइनर फॉर लैंडफिल, ए सिंगल लाइनर सिस्टम विथ पीवीसी लाइनर फॉर लैंडफिल, या ए सिंगल लाइनर सिस्टम विथ सिंथेटिक और क्ले लाइनर फॉर लैंडफिल, या डबल लाइनर सिस्टम विथ पीवीसी लाइनर और लैंडफिल। यदि हम बात करते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, यदि हम बात करते हैं 1991, वो आपका सजेस्ट करता है क्या, आपका डबल लाइनर सिस्टम जो है वो आपका विद सिंथेटिक क्ले आपका लैंडफिल के लिए यूज करेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, डबल लाइनर सिस्टम विद सिंथेटिक और क्ले लाइनर फॉर लैंडफिल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोड्यूस बाय हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, रिसर्च लैबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स और कॉल्ड। कह रहा है जो वेस्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है हॉस्पिटल के द्वारा, नर्सिंग होम के द्वारा, क्लिनिक्स के द्वारा, रिसर्च लैबोरेटरीज के द्वारा और डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, जो भी वेस्ट आपका, ठीक है, जो इनफेक्शियस एलिमेंट्स आपके जो कंटेन करते हैं, चाहे वो डायग्नोसिस से मिले हों या ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनेशन ऑफ ह्यूमन एनिमल रिसर्च से मिले हों, ये सारी चीज़ें जो ऐसे आपके सिरिंज है, ओल्ड बैंडेज है, इन्फ्यूजन किट्स हैं, ये सारे जो हैं ये आपके किस में आते हैं, तो ये आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। और ये यदि इसका डिस्पोजल सही से नहीं होता है, ऐसे आपको इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया तो ये आपको हेल्थ इम्पैक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट को आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो प्रॉबेबली ये आपका प्रोहिबिटेड है आपको रिलीज करना इन्वायरमेंट में, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। ऐसा डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है किसका रिमूवल में, तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर है उसके रिमूवल में, ठीक है, वेस्ट वाटर के, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है, थिन फिल्म एक्सट्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शनाइजेशन, थर्मल स्ट्रिपिंग या स्टीम स्ट्रिपिंग। यदि हम स्टीम स्ट्रिपिंग की बात करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि यूज किया जाता है किसमें, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में एंड आपका पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में। किसके लिए, जो वोलेटाइल कॉन्टामिनेंट्स होते हैं उसके रिमूवल के लिए, जैसे हाइड्रोकार्बन या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको यदि वेस्ट वाटर से रिमूव करना है, ये आपका टिपिकली किसके कंसिस्ट होते हैं, ये आपका पासिंग स्ट्रीम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम थ्रू द वेस्ट वाटर, ठीक है। ये मेथड इफेक्टिव होता है जब आपका वोलेटाइल कंपाउंड आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ठीक है। ये रहा आपका स्टीम स्ट्रिपिंग सिस्टम के लिए यूज होने वाला आपका इंस्ट्रूमेंट। क्या सही ऑप्शन क्या होगा आपका, स्टीम स्ट्रिपिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which legislative law has to be followed by health care centers to ensure that their wastage is handled and managed without causing any adverse health effect to human beings and the environment। कह रहा है आपका कौन सा ऐसा लेजिस्लेटिव लॉ है जो हेल्थ केयर के लिए है, इंश्योर करे किसके लिए, वेस्ट के हैंडलिंग के लिए, ठीक है, कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हुए बिना उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट पर उससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो यदि हम बात करते हैं द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, जो कि आपका 28 जुलाई 1998 में आया, ये ऐसा आपका रूल है जो कि आपका बायोमेडिकल वेस्टेज के मैनेजमेंट और हैंडलिंग के लिए है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कंप्लीट कोटिंग और enclosure of a toxic particle or waste agglomerate with a new substance is called। कह रहा है प्रोसेस जिसमें आपका कंप्लीट कोटिंग होता है टॉक्सिक पार्टिकल और वेस्ट एग्लोमेरेट का, उसको हम क्या कहते हैं, न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड। अच्छा यदि हम बात करते हैं किसकी, एस्कोपुलेशन की यदि हम बात करते हैं, तो एस्कोपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एस्कोपुलेशन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे सॉलिडिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन यदि हम पढ़ेंगे वेस्ट की, ठीक है, वहां पर इसको हम पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, जो हमारा वेस्ट होता है ना, उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, वहां पर जो कोई टॉक्सिक पार्टिकल है या आपका वेस्ट है,
उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं सब्सटेंसेस की। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोटिंग होने से क्या होगा, इसको यदि हम कोटिंग कर देंगे वहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट मेथड है। यदि इस मेथड की बात करते हैं, इस मेथड में यदि हम कोटिंग कर देंगे तो इसके कोटिंग से क्या हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इससे जो हैवी मेटल वगैरह है वो आपके जो है वो आपके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। अब सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, इसको हम कहते हैं इन एक्यूपुलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेटलैंड्स। यहाँ पर वेटलैंड्स के लिए आपको कह रहा है, आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है, ठीक है। वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स आपके ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर आपको बहुत समय तक वाटर यदि स्टे रह जाए या आपका कुछ सीजनल वाटर आपका स्टे रहे तो उसको हम कहते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। क्या कर रहा है आपका, वेटलैंड्स प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी बाई एसिमुलेटिंग वाटर क्वालिटीज एंड रिमूविंग सेडिमेंट कंटेनिंग हैवी मेटल। कर रहा है वेटलैंड जो है प्रोटेक्ट करता है वाटर क्वालिटी को वाटर जैसे रिमूवल ऑफ सेडिमेंट वगैरह को रिमूव करके हैवी मेटल को। अगला कर रहा है वेटलैंड्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर सप्लाई। कर रहा है जो वेटलैंड्स होते हैं ग्राउंड वाटर सप्लाई को रिचार्ज करते हैं। अगला स्टेटमेंट कर रहा है वेटलैंड्स प्रिवेंट पोटेंशियली एक्सटेंसिव एंड कॉस्टली फ्लड बाई टेम्पोररी स्टोरिंग फ्लड। वेटलैंड करता है वो आपका जो एक्सटेंसिव फ्लड वगैरह होता है कॉस्टली उसको जो है रोकता है, क्योंकि टेम्पोररी क्या करता है वाटर जो स्टोरिंग होता है फ्लड की कर देता है वाटर्स के। वेटलैंड लीड टू सॉइल इरोजन। का वेटलैंड का सॉइल इरोजन होता है। यदि हम वेटलैंड की बात करते हैं, आपका वेटलैंड ऐसे प्लेस होता है जहाँ पर आपका जो लैंड होता है वो वाटर से कवर हो जाता है, या आपका सॉल्ट या फ्रेश और सम इन बिटवीन, इन सब के बीच में जो आपको कवर हो जाता है। वेटलैंड आपका क्रिटिकल इकोसिस्टम है जो कि आपका वाइड रेंज प्रोवाइड करता है इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सब के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉइल इरोजन को भी वेटलैंड्स आपको प्रिवेंट करता है, ठीक है। यह वाटर क्वालिटी को भी प्रिवेंट करता है। ये सारी चीजें आपको वेटलैंड्स के बारे में दे रखी हैं। हमारा यहाँ पर वेटलैंड लीड टू इरोजन, जबकि इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ये आपका ऑप्शन अब इनकरेक्ट हो तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कार्बन फुटप्रिंट। कह रहे कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। तो यदि हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कार्बन फुटप्रिंट तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन बाई वॉल्यूम ppmv में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्राइमरी साइंटिफिक टूल्स टू एवेल्युएट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट आर। कह रहा है आपका कौन सा ऐसे प्राइमरी साइंटिफिक टूल होते हैं जो कि इवेल्युएट करते हैं किसको, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आपका इन्वायरमेंट का। यदि हम ऑप्शन के तरीका पर डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी स्केल टेस्ट एंड फिजिकल मॉडलिंग स्टडी, मैथमेटिकल मॉडलिंग, या आपका पैसिव डाटा कलेक्शन। अच्छा यदि हम बात करते हैं जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या आपका ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है आपका इन्वायरमेंट का, उसको साइंटिफिकली यदि हमें इवेलुएट करना है तो उसमें साइंटिफिक टूल्स मैथोडॉलॉजीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसमें डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है जो कि आपका फिजिकल ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग होता है इन्वायरमेंट फिनोमेना का और नेचुरल सेटिंग्स का। यदि हम लेबोरेटरी स्केल टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका फिजिकल मॉडलिंग स्टडी होता है जो कि आपका इन्वॉल्व होता है कंडक्ट करने के साथ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी सेटिंग आर यूजुअली फिजिकल मॉडल टू सिमुलेट इन्वायरमेंट प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए। यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडलिंग भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिससे इक्वेशंस के द्वारा हम इसको प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में तो चाहे आपका डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन या लेबोरेटरी स्केल टेस्ट हो या आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, ये सब जो है इवेलुएट करता है आपका साइंटिफिकली ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट। सही ऑप्शन क्या होगा, ए बी एंड सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे यदि हम बात करते हैं 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, 7 अप्रैल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इफेक्ट हेल्थ। कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। क्लाइमेट चेंज बिल्कुल आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। एक्सपोजर टू हैजार्डस सब्सटेंसेस इन एयर वाटर एंड सॉइल, यदि आपका हैजार्डस सब्सटेंसेस का एयर में वाटर में या सॉइल में एक्सपोजर होगा वो भी आपको हेल्थ के इम्पैक्ट करते हैं। कंज्यूमिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन, यदि एक्सपायर्ड मेडिसिन को यदि हम कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, बट ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये प्राइमरी इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, ठीक है।
अगला क्या कह रहा है आपका नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, यदि आपको कोई नेचुरल या टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर आ रहा है तो ये भी आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो कह रहा है कौन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ए वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन इज कॉल्ड। कह रहा जो एनर्जी आपको डिराइव होता है वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल और प्लांट ऑफ एनिमल ओरिजिन, उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव एनर्जी, एक्टिव एनर्जी, बायो एनर्जी या लिविंग एनर्जी। यदि हम बात करते हैं बायो एनर्जी, आपका वन ऑफ मेनी डाइवर्स रिसोर्स है जो कि अवेलेबल होता है एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए। ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि आपको डिराइव किया जाता है किससे? तो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे आपका बायोमास वगैरह हो गया, इनसे आपको मिलता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? बायो एनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज द रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इन इंडिया। का इनमें से कौन सा है जो आपका रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इंडिया में है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इकोनॉमिकल डिजाइन या लीडरशिप इन एनर्जी एंड इकोलॉजिकल डिजाइन। यदि इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 आपका मेजर रेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि आपका लीडर इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन है, आपका रेटिंग सिस्टम फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड ग्रीन रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हाइब्रिड असेसमेंट है। ठीक है, ये सब कौन है? ये सारे आपके ग्रीन बिल्डिंग मेजर के लिए आपका रेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 3 इंडिया मेन है। ठीक है, तीनों का नाम आपको पता चल गया। पहला क्या आपका लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, दूसरा द रेटिंग सिस्टम फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और तीसरा आपका ग्रीन रेटिंग एंड इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये तीनों है। कौन सा इसमें से नहीं क्या कर रहा है आपका? विच इज रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा इसमें कौन है? तो आपका लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? EPA हैज क्लासिफाइड इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक ETS एज। कह रहा है जो EPA इन्वायरमेंटल प्रदूषण असेसमेंट जो है उसने जो टोबैको स्मोक द्वारा इन्वायरमेंट उसको किस क्लास में रखा है? जो इन्वायरमेंट टोबैको ETS है उसको क्लासिफाई कर रखा है ए कैटेगरी ऑफ EPA, जो कि आपका ह्यूमन कैंसर वगैरह जो है प्रोड्यूस कर सकता है। सही ऑप्शन क्या होगा? क्लास ए कार्सिनोजेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन डिग्री इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट द सॉल्यूशन सेपरेट्स इनटू 2 फेजेस एंड टेम्परेचर इज नोन एज। कर यदि आपका टेम्परेचर को बियॉन्ड सर्टेन लिमिट यदि इंक्रीज कर दे किसी एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, तो कह रहा है सॉल्यूशन आपका जो है 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है, टेम्परेचर के 2 फेजेस में सेपरेट कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यदि हम बात करते हैं किसकी? क्लाउड पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आपका सर्फेक्टेड सॉल्यूशन क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है क्या आपका कोसर्टिव स्प्लिटिंग इनटू 2 फेज। एक क्या होता है द सर्फेक्टेंट रिच कंसर्वेट और एक होता है सेकंड फेज जिसको हम कहते हैं लो सर्फेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लाउड पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कह इनमें से कौन सा जो है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं है? एफोर्टेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज, राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। यदि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये आपका मेजर इन्वायरमेंटल आपका कंसर्न है जो कि आपका वाइड रेंज इफेक्ट देता है। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर राइज की बात करते हैं तो ये भी आपको वेदर पैटर्न को चेंज कर देता है। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे हैबिटेट जो है वो आपके मर रहे हैं क्योंकि उनके इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। तो जो स्पीसीज है, कई स्पीसीज ऐसे हैं जिनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। यदि हम ग्लेशियर के मेल्टिंग की बात करते हैं या थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये सी लेवल को इंक्रीज करते हैं जिससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं किसकी? यदि हम बात करते हैं एफोर्टेशन की, इसका मतलब क्या होता है? किसी खाली स्थान पर पेड़ पौधों को लगाना एफोरेस्टेशन होता है और इससे आपका क्लाइमेट चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि इस पेपर में इन्वायरमेंट का आया था। हमने केवल इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, करें आइडेंटिफाई द अनसूटेबल एनर्जी कंपोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करें इनमें से कौन अनसस्टेनेबल एनर्जी कंपोनेंट है? नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लैंड विंड टर्बाइन या जियोथर्मल एनर्जी। यदि हम बात करते हैं तो नेचुरल गैस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक फॉसिल फ्यूल है जो कि आपका फाइनाइट रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, लैंड विंड टर्बाइन की बात करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। बट आपका नेचुरल गैस अनसस्टेनेबल एनर्जी है। आपसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो इस तरह से हमने इस पेपर में आए हुए जितने भी इन्वायरमेंट क्वेश्चन थे उनका डिटेल सॉल्यूशन देखा। बाकी जो लोग भी आपका
कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हो तो ये हमारे ई बुक को हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी तो 5000 क्वेश्चन हमने ऐड किया है, मतलब अभी आपका यहाँ पर मान के चल 10,000 क्वेश्चन ऐड होंगे। जितने भी पेपर हमको मिलते जाएंगे वो हम जो है अपना इसमें ऐड करते जाएंगे। बाकी यदि आपके स्टेट की कोई इन्वायरमेंट की पेपर हुई हो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, या आपका इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का, असिस्टेंट इंजीनियर का, तो आप लोग अपने पेपर्स को हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, तो हम उस पेपर के भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपको यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चीज़ें समझ में आई जरूर से आप लोग कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।